जी। सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डिसेंट्री, अमाशय आंव, यानी कि सूल का होना। आप इस रोग से वाकिफ हैं? इसका कुछ लक्षण होता है, जैसे हमारे नाभि के पास दर्द होना, बार-बार मल त्याग करने की इच्छा होना, उठने की इच्छा होना और कभी-कभी बढ़ी हुई अवस्था में मल त्याग के साथ में कफ का आना और फीवर का होना और साथ ही साथ खून का भी आना, यह हमारे इस रोग के लक्षण होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? क्यों हमें डिसेंट्री का रोग होता है? इसका कारण होता है हमारे शरीर में जो अजीर्ण भोजन होते हैं, जो अधपके भोजन होते हैं, कच्चा मांस, दाल, हाई प्रोटीन युक्त जो वस्तुएं हमारे आमाशय में होती है, वो वायु के साथ मिल करके अंदर ही अस्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करनी शुरू करती है और हमारे पाचन रस में उसे पचाने में सक्षम नहीं हो पाते और वो तुरंत ही हमारे पेट से बाहर निकलती है मल के रूप में। हम उसका त्याग कर देते हैं। ये स्वाभाविक है, लेकिन कभी-कभी यह त्याग हम नहीं कर पाते हैं, वो हमारे शरीर के ही भीतर अधपका जो भोजन है, वो रह जाता है और हमारे शरीर में भीतर जो हमारे पाचन रस होते हैं, उसके साथ मिल करके भीतर ही भीतर सड़ना शुरू हो जाता है। हमारे पाचक रस उसको बाहर निकालने में सक्षम भी नहीं हो पाते और न ही पचा पाते और वो हमारे पेट के ही भीतर श्लैष्मिक झिल्लियों के संपर्क में आकर के उसको भी सड़ाना शुरू कर देता है, जिसके कारण ऐसी अवस्था में हमारे शरीर के जो पित्त जो होते हैं, पाचक रस जो होते हैं, वो अधिक परिश्रम करते हैं, अधिक मेहनत करते हैं उसको पचाने की, लेकिन वो पाचन क्रिया को नॉर्मल नहीं कर पाते। ऐसी अवस्था में जो हमारे अजीर्ण भोजन होते हैं, जो अधपके भोजन होते हैं, वो आकर के कफ के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये जो हमारा अनपका भोजन, अधपका जो भोजन था, वो श्लैष्मिक झिल्लियों के संपर्क में आके कफ का रूप जो धारण कर लिया बिना पचे, तो वही मल के रूप में हमारे शरीर के हमारे आमाशय में डिसेंट्री का रोग धारण कर लेता है। हम डिसेंट्री के पेशेंट हो जाते हैं। वास्तव में यह जो रोग होता है, ये कोई बहुत बड़ा रोग नहीं होता। ये वास्तव में 4 से 5, कभी-कभी 7 दिन में भी अपने आप यह रोग ठीक हो जाता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, यह रोग कुछ ज़्यादा दिनों तक रहने के कारण मल में ब्लड का रूप धारण कर लेता है, ब्लड के रूप में भी ये निकलने लगता है। तब यह अवस्था हमारे लिए गंभीर हो जाती है। वैसी अवस्था में डॉक्टर की राय लेना, डॉक्टर से संपर्क करना अति आवश्यक हो जाता है। ये जो हमारे शरीर में जो कफ बन रहा है, वो कफ जब बाहर निकलता है, निकल नहीं पाता है और नाभि के भीतर जाकर के बैठ जाता है, तो वही वैसी अवस्था में क्या होता है, नाभि के पास में हमें दर्द महसूस होता है और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। इस कारण से हमें बार-बार पेट में ममोड़े भी आते हैं। तो ये जो हमारे शरीर में डिसेंट्री का जो रोग होता है, इसका कारण से होता है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि क्या-क्या नहीं खाएँ, क्या-क्या हमें अवॉइड करना है, इसको जानना ज़रूरी है। तो ऐसी अवस्था जो हमारे शरीर में आती है, ऐसे पेशेंट जो होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ज़्यादा अम्लीय भोजन का सेवन नहीं करेंगे, कच्चा मांस का सेवन नहीं करेंगे। बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं, वो कच्चा मांस का भी सेवन करते हैं। कच्चा मांस का जो सेवन करते हैं, उनको ये रोग ज़्यादा होता है। हाई प्रोटीन लेते हैं, कभी-कभी कच्चा भोजन भी ले लेते हैं, कभी-कभी सड़ा भोजन भी ले लेते हैं, बासी भोजन का सेवन कर लेते हैं, वैसे पेशेंट को भी यह होता है। हम लोग कभी-कभी क्या होता है, खाना हाई प्रोटीन खा लिए, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खा लिए और बहुत देर तक बैठक ही कर लिए।
तो उससे क्या होता है, हमारे पेट में गर्मी हो जाती है, जिसके कारण से ये आँव अपने आप स्वाभाविक रूप से आँव बनना शुरू हो जाता है। जो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, उसको एक विशेष ध्यान देना होता है कि उसके पेट में किसी भी अवस्था में ठंड ना लगे। जिसको पेट में ठंड भी लग जाती है, उसको भी आँव बनना शुरू हो जाता है। बच्चों को प्राय आँव बनता है। यह एक स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया है। पेट को या बीमारी को अपने आप ठीक करने का एक प्रोसेस है प्राकृतिक। लेकिन कभी-कभी यही जब ब्लड के रूप में निकलना शुरू कर देता है, तब वो हमारे लिए हानिकारक होता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस से भी हम इसे ठीक कर सकते हैं। बढ़ी हुई अवस्था में लेकिन डॉक्टर की राय ज़रूर लेंगे, डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करेंगे। तो जब ऐसी अवस्था आती है, जब आपको आँव लगने लगता है, तो वैसी अवस्था में आपको 2 दिन तक भोजन बिल्कुल नहीं करना है। नींबू पानी का सेवन करना है, संतरे का सेवन करना है, ताकि आपका पेट में जो पाचन की क्रिया हो रही है, जो पाचक रस निकल रहा है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस में धीरे-धीरे आना शुरू हो जाए। जैसे ही वो नॉर्मल प्रोसेस में आ जाता है, आपका पेट अपने आप ठीक हो जाता है, जो आपकी गंदगी आँव का रूप धारण कर रही थी, वो अपने आप धीरे-धीरे नॉर्मल गति से काम करनी शुरू कर देती है और मल का त्याग अच्छे से हो जाता है। साथ ही साथ ऐसी अवस्था के जो पेशेंट होते हैं, उनको भोजन भी करना है, तो जैसे अरवा चावल या उसना चावल जो होता है, उसका भात बनाए, पुराना चावल का भात बनाना है। भात को पानी में डुबो करके रखना है। आधा घंटा तक पानी में हम डुबो के रखते हैं। उसके बाद उसको निकाल करके परवल का चोखा के साथ या केले के चोखे के साथ उस भात का हम सेवन करते हैं, तो वो लाभकारी होता है। इस पेशेंट को दूध नहीं पीना है, दूध के बदले दही, दही से ज़्यादा बेहतर होता है छाछ लेना। छाछ में भी काला नमक, भुना हुआ जीरा, हल्का-सा हींग का छौंक दे करके हम इसको लेते हैं। लिक्विड लेना है आधा, जैसे 1/3 भाग दही है, तो 3 भाग उसमें जल मिला कर के अच्छे से फेंट करके उस छाछ का सेवन करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक और औषधि के रूप में काम आता है, गरम-गरम जलेबी। वो भी इसमें बहुत लाभ करता है, गरम जलेबी का सेवन करना। लेकिन जलेबी मतलब ये नहीं कि आप सड़क पे जो बनता है, रोड पर बनता है डालडा या पाम ऑयल तेल का जो जलेबी बन रहा है, उसको यूज़ करेंगे। आप घर पे बनाया हुआ लेंगे। लुच्ची पूड़ी इसमें काम करता है। लुच्ची पूड़ी को कैसे लेना है? लुच्ची पूड़ी का अर्थ होता है शुद्ध घी में छना हुआ पूड़ी। उसको हाथ बिना टच किए गृहिणी छानती है और सीधे पेशेंट को देती है नमक के साथ। उसको खाने से भी ये जो हमारा आँव जो बन रहा था, वो धीरे-धीरे नॉर्मल प्रोसेस में आता है। ये जो हमारे पेशेंट होते हैं, उसमें और एक अच्छा दवा के रूप में काम करता है। बेल को आग पर भून लेना है और गुड़ के साथ में ईख का जो गुण होता है, उसके साथ में खाने से भी ये पेट का जो आँव है, धीरे-धीरे नॉर्मल स्थिति में आता है। पुरानी जो इमली होती है, 1 चम्मच उसको भी लेने से आँव जिनको बनता है, वो लाभ उसमें लाभ मिलता है। गुल्लर का चोखा, मैं पिछली कक्षा में बताई थी कि गुल्लर का जो गुल्लर को क्या करना है, उसको उबालना है, उसके भीतर का बीज, उसके छिलका को सबको निकाल के उसका चोखा बना करके हम जब खाते हैं, तो पेट की जो खराब स्थिति होती है, पेट में किसी तरह का भी आमाशय संबंधित जो रोग होता है, वो धीरे-धीरे ठीक होना शुरू होता है। ये तो हमारी जब हमारी बिगड़ी हुई अवस्था रहती है, वैसी अवस्था के लिए ये औषधियाँ बताई हूँ। इस अवस्था में जब बढ़ जाती है हमारी बीमारी और ब्लीडिंग भी होनी शुरू होती है, तो ब्लीडिंग के समय में हमें क्या करना है कि दूब का रस आधा कप 2 टाइम लेना है। दूबी को क्या करना है, अच्छे से घास जो होता है, हरी-हरी घास, उसको निकालना है। उसको अच्छे से साफ से धोना है, उसमें ज़्यादा मिट्टी रहती है। धो करके उसको पीस करके उसका रस निकालना है। आधा कप रस को पीने से ये जो ब्लीडिंग हो रही है वो भी रुकती है, साथ ही साथ जो हमारे शरीर में ब्लड की कमी हुई है, वो भी कमी को यह पूरा करता है।
साथ ही साथ एक मशरूम भी होता है, अगर दुब्बी नहीं मिल रही है तो मशरूम जो होता है उसका भी रस आप निकाल करके आधा कप पिएंगे, तो वो भी आपके ब्लीडिंग को रोकता है और शरीर में खून की जो कमी है उसको दूर करता है। ये तो हमारी हुई औषधि जो हम इस बीमारी के रोगी को खाना है। और ये रोग नहीं हो, जिनको हमेशा ऐसा होता रहता है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि एक दवा हमेशा अपने दिनचर्या में डालें। 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच नारियल को घस कर बुरादा, दोनों 1-1 चम्मच लेंगे। भोजन के आधा घंटा के बाद इसको लेंगे, यानी कि 3 टाइम हमें लेना है। 1 चम्मच 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच नारियल, और उसको अच्छे से चबा करके हम भोजन के बाद आधा घंटा के बाद इसको खा के पानी पीते हैं। तो ये हमारी औषधि, इससे उसका जो पाचन का क्रिया है, जो भोजन जिस पेट में जिसको हमेशा सड़ता रहता है, वो सड़ना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। उसका पेट का जो प्रोसेस है, जो क्रिया है हमारे पाचन की, वो नॉर्मल गति में होने लगेगी। हमारे ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए कुछ आसन होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। हमारे मणिपुर चक्र से संबंधित जो आसन होते हैं इसमें कारगर होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा उत्तक्षेप मुद्रा। हमें पता है कि उत्तक्षेप मुद्रा हमारे पाचन की क्रिया में, हमारे पेट उदर संबंधित रोग में बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। उस क्रिया को समझने के लिए आप हमारे चैनल पर जो उत्तक्षेप मुद्रा मुद्रा का जो प्रोसेस बताया है गया है, उस प्रोसेस को देख करके ही उत्तक्षेप मुद्रा करेंगे। उत्तक्षेप मुद्रा करना है पहला। दूसरा होता है पदहस्त आसन, जो हम लोग रेगुलर क्लास में भी करते हैं, वो भी हमारे चैनल पर डाला गया है, उसको भी देख करके आप सीख सकते हैं। तीसरा होता है अग्निसार मुद्रा। ये सारे हमारे मणिपुर चक्र से रिलेटेड आसन है। अग्निसार मुद्रा, उड्डयन मुद्रा पेट संबंधित रोग के लिए ठीक होता है। साथ ही साथ आग्नेय मुद्रा, यह हमें बेड पर शवासन में लेट करके मन को नाभि पर रख करके अपने इष्ट मंत्र का जाप हम 7 बार करते, एकदम नॉर्मल प्रोसेस में। इसमें भी हमारा मन कहीं भी भटकना नहीं चाहिए, एकदम मन कॉन्सेंट्रेट रहता है नाभि पर, और अपने इष्ट मंत्र का जाप करते हैं। यानी कि आप सब कुछ सारी क्रिया कर रहे हैं अपने मणिपुर चक्र को मजबूत करने वाला। तो इसमें हम कर रहे हैं आग्नेय मुद्रा, फिर करेंगे आग्नेय प्राणायाम। ये सारे आसन प्राणायाम मुद्रा अमाशय के रोग, जिसे अमाशय आंव या सूल डिसेंट्री रोग से हम जानते हैं, उसमें फायदेमंद होता है। ये सारे हमारे आज की और बीमारी के जो ट्रीटमेंट थे, यौगिक ट्रीटमेंट थे, वो मैं आप लोग को बताई। इसमें आप लोगों को लिक्विड डाइट ज्यादा लेना सही रहता है। बढ़ी हुई अवस्था में भोजन का त्याग करना ही सही है। भोजन नहीं खाएंगे जब तक आपके पेट की स्थिति नॉर्मल नहीं होती, तब तक आप लिक्विड डाइट में रहेंगे। लिक्विड में नींबू रस और संतरे का रस ज्यादा बेहतर होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इस टॉपिक के संदर्भ में आपको कुछ भी पूछना है, जहां आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। अपना माइक खोल सकते हो। दीदी दीदी मैं पूछ रहा था, ये आप जो बता रहे वो और ये एमेबिक डिसेंट्री जो है वो, उसमें क्या फर्क है? आप जो बता रहे हो अमेबिक डिसेंट्री बता रहे हैं या कुछ अलग बता रहे हैं? माइक म्यूट। ये हमारा डिसेंट्री है, आंव, अमाशय आंव जिसको बोलते हैं, जिसमें अब कफ कफ युक्त
नाभिक होता है, चुभन होता है, ये रोग। और इसमें एक होता है फीवर भी आता है। कभी-कभी इस बीमारी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत दिनों तक रह जाता है, तो ब्लीडिंग भी होती है, साथ में फीवर भी आता है। तो जब फीवर आता है तो उसमें भी कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, इसलिए मैं बोली हूँ जब बढ़ी हुई अवस्था जब होती है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेंगे। और ये नॉर्मल प्रोसेस से अपने आप ही ठीक हो जाता है, साथ ही हमारे सिस्टम को भी ठीक करता है। ये अगर होता है 7 दिन तक अगर ठीक हो जा रहा है तो सोचना चाहिए आपको फिट करने के लिए आया है। जैसे होता है ना, कहते हैं सर्दी आई है तो यानी कि आपका जो शरीर की जो ताकत थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, वो बढ़ाने के लिए सर्दी आई। सर्दी आना अच्छा होता है, नहीं तो जिसको सर्दी नहीं आती है उनको जॉन्डिस होने का खतरा रहता है। तो कुछ रोग होते हैं जो कि हमारे शरीर हमें होना जरूरी है। तो ये डिसेंट्री, जैसा कि यौगिक चिकित्सा द्रव गुण में स्पष्ट रूप से बताया भी गया है कि ये रोग जानलेवा नहीं होता है, खतरनाक नहीं होता है। ये हमारे शरीर को नॉर्मल प्रोसेस में करने के लिए आता है, लेकिन बढ़ी हुई अवस्था में आपको सीरियस होना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। और किसी को कुछ पूछना है? नमस्कार दीदी। नमस्कार। इस रोग में जब वीकनेस आता है तो नमक और शक्कर का पानी लेना चाहिए क्या नहीं, या ग्लूकोन जैसा? नहीं, इसमें हमें पेट झड़ नहीं रहा है। इसमें हमारा पेट मल के रूप में, वो कफ के रूप में कन्वर्ट हो गया है। पेट जिसमें झड़ना शुरू होता है, हमेशा पतला दस्त हो रहा है, उसमें आपको नींबू ये पानी बना करके पीना है। इसमें सिर्फ नॉर्मल नींबू का रस का जल में नींबू रस डाल करके उसका सेवन करना है, या संतरे का जूस पीना है। इसमें वीकनेस बहुत नहीं होता है, क्योंकि वीकनेस उसी में होता है जिसमें आपकी पेट झड़ी शुरू होती है। ये तो आपका पेट ही क्लीन नहीं करेगा, उसके भीतर आपका जो भोजन जो बाहर नहीं निकल पाया, अधपका भोजन, वो भीतर हमारे श्लेष्मिक झिल्ली के संपर्क में और सड़ना शुरू होता है। और हमारे पाचक रस भी इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, और वो सारे उसमें मिल करके फिर सड़न शुरू करती है और कफ का रूप धारण कर लेती है। तो ये जो प्रोसेस है वो हमारा भीतर ही रह रहा है, बाहर जब पूरा निकलने लगता है तब ज्यादा वीकनेस होती है। इसमें वीकनेस नहीं हो रहा है, इसमें फीवर आने लगता है, ज्यादा कुथने से फिर ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। धन्यवाद दीदी। बच्चों को ज्यादा होता है, जो बच्चे बाहर का चीज ज्यादा खाते हैं, बिस्किट खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, भुजिया खा रहे हैं, बाहर का जितना भोजन, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके शरीर में उतनी शक्ति नहीं है, पाचन क्रिया में उतनी मजबूती नहीं है, लेकिन खा रहे हैं, तो उसके सारा प्रेशर उसके पाचन रक्त पर, उसके लीवर पर पड़ता है, जिसके कारण बच्चों को ज्यादातर आंव का रोग होता है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और ये जो हम लिक्विड ले रहे हैं, नींबू जल और संतरे का रस, इसमें फीवर भी जिनको होता है उनको भी यही डाइट पे रहने से फीवर में भी लाभ होता है। हाँ दीदी नमस्कार। नमस्कार दीदी। हमें संतरे का अगर जूस लेना है तो गैस बना, कैसे गैस नहीं बनाएगा, किस तरह हमें संतरे का जूस लेना है? संतरे का जूस इस बीमारी में, ये जो हमारे डिसेंट्री के जो पेशेंट होते हैं उसमें सिर्फ संतरे का नॉर्मल जो जूस बनाते हैं उसी प्रोसेस से लेना है। इसमें हमें मिलाना नहीं है। वो जो हम सर्दी में जो संतरे का जूस लेते हैं उसका बनाने का प्रोसेस अलग होता है। इसमें हम ऐसे ही संतरे का जूस बनाएंगे, या नींबू पानी जो बना रहे हैं वो भी वैसे ही नॉर्मल पानी में हम 5 बूंद नींबू, जो मैं बताई हूँ कि एक नींबू को 8 टुकड़ा करना है,
8 टुकड़ा करके एक जो छोटा टुकड़ी होता है उसको उसमें 1 गिलास पानी में डाल करके पीना है। तो ये जो हम बार-बार जो इसको पी रहे हैं उससे हमारा पेट की क्रिया जो है नॉर्मल हो जाती है। और ये जो हम संतरे का जूस भी ऐसे ही पीना है। सर्दी में हम लोग जो बनाते हैं संतरे का जूस बनाए, फिर गर्म पानी मिलाए, दोनों मिला करके बराबर मात्रा में और फिर उसको नॉर्मल गुनगुना करके हल्का सेंधा नमक डाल के वो सर्दी में ले रहे हैं। और इसमें ऐसे ही नॉर्मल संतरे का जूस बना के पीना। कितना लेना सही रहेगा? सही रहता है आधा गिलास ही, एक बार में आधा गिलास ही पीना सही रहता है। ठीक है, नमस्कार। दीदी, जी दादा। हाँ, शौच के वक्त बहुत गाढ़ा होता है शौच, और बाहर निकलने में बहुत तकलीफ होती है, उसके पर इलाज क्या हो सकते हैं? उत्तेक्षेप मुद्रा दादा बहुत बेस्ट है। आप उत्तेक्षेप मुद्रा कीजिए और रात को पानी में बोली हूँ तांबा का जग में पानी भर करके सिरहाने रखिए। अभी ठंडा का मौसम है, अगर आपके तरफ ठंडा है तो आप उसको रात को ही थर्मस में रखिए और उस पानी को उत्तेक्षेप मुद्रा करके बेड पर ही पी करके तब थोड़ा सा टहलिए, थोड़ा सा नाभि को खोल करके थोड़ा सा हवा उसमें लगे, उसके बाद फ्रेश होइए, आपको एकदम अच्छे से हो जाएगा। पानी की मात्रा ज्यादा ले लीजिए, दिन भर आप पानी की मात्रा बढ़ा लीजिए ताकि आपका जो प्रोसेस है नॉर्मल होना शुरू हो। और इसमें ऐसे भी है ना, जब ज्यादा कब्ज हो जाती है, पेट क्लीन नहीं हो पाता है, तो बीच बीच में उदर स्नान की का प्रोसेस में बताई हुई हूँ। एक होता है कि जिसको बहुत ज्यादा काठिन्य कब्ज की शिकायत रहती है, पेट कितना भी कुछ कर लो ठीक होता ही नहीं है, पेट क्लीन नहीं होता। वैसी स्थिति में जैसे कुछ उम्र बढ़ती उम्र के बाद में या डायबिटीज के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन लोग का पेट क्लीन नहीं होता, हार्ट के पेशेंट है, वो कब्ज की शिकायत उनको बनी रहती। तो वैसी स्थिति में आपको रात को त्रिफला 1 चम्मच लेकर के गुनगुने पानी के साथ उसको घोल चाहिए, सुबह में पेट एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगी। लेकिन कोई भी औषधि को हम यूज करते हैं तो 3 माह से ज्यादा दिन तक उसको यूज नहीं करना है। 3 माह लेना है, फिर बीच में कुछ दिन गैप कर दीजिए, 1 सप्ताह 2 सप्ताह गैप कर लीजिए। उसके आदी मत हुई, उसके आदी होने से शरीर सही नहीं रहता है। आपको आसन का अभ्यास रेगुलर करके अपने आप को फिट करना सही रहेगा। ठीक है, शुक्रिया दीदी। एलोवेरा का सेवन करना सही है क्या? बहुत बढ़िया है दादा। मैं एक बार क्लास में बताई थी ना कि एलोवेरा तो ऐसी औषधि है कि अगर आप एलोवेरा 10 ग्राम रोज खा रहे हैं, सुबह सुबह चबा करके खाना, हम लोग लिक्विड पी लेते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। हम लोग जूस पीते हैं और एक हम चबा करके खाते हैं। चबा करके जो खाते हैं उसमें लस्सापन रहता है, आप देखेंगे उसमें लस्सापन रहता है, और लिक्विड जो लेते हैं उसमें लस्सापन खत्म हो जाता है, जो उसको पीस लेते हैं। तो दोनों में अंतर होने के कारण क्या होता है, ये जो लस्सा वाला है उसको जब पीते हैं तो ये अपने जो हमारे शरीर में क्रिया कर रहा है, क्रिया कैसे करता है, जैसे ही हम एलोवेरा खाते हैं तो वो हमारे शरीर के हर एक पार्ट में, हर एक सेल में वो जाकर के अपनी क्रिया करता है। सेल में जो टॉक्सिन होते हैं हर सेल के, उस टॉक्सिन को बाहर निकालता है। हमारे शरीर का जो मल होता है, बहुत ज्यादा कड़ा जो मल हो जाता है, उसको भी तोड़ने की क्रिया करता है। पहले पूरा मल शरीर से बाहर निकालेगा, फिर पूरा हमारे शरीर का टॉक्सिन धीरे धीरे बाहर निकालेगा। और जब तक आपके शरीर का सारा रोग क्लीन नहीं होता तब तक वो अपनी क्रिया करते रहता है। एलोवेरा को शरीर के भीतर का डॉक्टर भी बोला गया है, डॉक्टर की नजर जहां तक नहीं जाती, एलोवेरा की नजर जाती है। तो इसलिए एलोवेरा का सेवन बहुत अच्छा है। आप जब शरीर को एकदम स्वस्थ करना चाहते हैं, साल भर तक एलोवेरा का लगातार सेवन कर लीजिए, उसमें रोकने की भी जरूरत नहीं है, साल भर लगातार कीजिए, आप खुद को देखेंगे फिट। मैं ये इसको आजमाई हुई हूँ, मैं साल भर लगातार खा करके अपने सारी बीमारी को क्लीन की। लेकिन जिसको कफ प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, शरीर में 3 प्रकृति होती है, कफ वात पित्त, तो जो कफ प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उसको एलोवेरा का सेवन करते समय
एलोवेरा खाने के बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लेंगे तो उनका कफ प्रकृति में थोड़ा नॉर्मल होगा। और जब भी एलोवेरा का सेवन शुरू करते हैं तो गर्मी के मौसम में ही शुरू करेंगे, जाड़ा के मौसम में शुरू कभी नहीं करना, नहीं तो हमारे शरीर का कफ जो है उग्र हो जाएगा, फिर हमारा शरीर अनबैलेंस्ड हो जाएगा, फिर कई तरह के रोग शुरू हो जाएंगे। इसलिए गर्मी के मौसम में एलोवेरा का सेवन करना सही रहता है। हाँ व्यंजना दी, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जैसे एलोवेरा अभी ठंडा मौसम है, ठंड का, तो अभी नहीं खा सकते ना, है ना? यही तो मैं बोली कि जाड़ा में शुरू नहीं करना है। शुरू अगर हम नॉर्मल गर्मी में शुरू कर दिए हैं तो जाड़ा में तब तक हमारा शरीर उसके योग्य हो चुका है, अब उसको पचा सकता है। लेकिन अगर जाड़ा में ही अगर शुरू करते हैं तब हमारे लिए सही नहीं रहेगा। हाँ, तो गर्मी में शुरू करें मीन्स। हाँ, गर्मी में शुरू कीजिए, फिर जाड़ा, गर्मी, बरसात, आपको तीनों मौसम में फायदा। इससे फायदा क्या होगा कि आपके शरीर का सारा रोग तो दूर होगा, जो हम लोग को गठिया का जो रोग बढ़ती उम्र में गठिया होता है वो भी ठीक होगा, डायबिटीज के पेशेंट के लिए फायदेमंद होता है, कई तरह के रोग में ये फायदा करता है। शरीर का सारा टॉक्सिन ही खत्म कर देता है, शरीर पूरा बाहर निकालता है, पेट एकदम क्लीन करता है। आप जब भी एलोवेरा का सेवन करना शुरू करेंगे ना, वही चबा करके खाने वाला, तो आपको महसूस होगा कि आप दिन भर में 4 बार फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं। वो आपके मल को तोड़ तोड़ के बाहर निकालता रहेगा। और लिक्विड पिएंगे तो ये चीज नहीं होगी, लिक्विड में उसका गुण ही अलग हो जाता है, वो अलग रूप में आपके शरीर में काम करता है। फायदा वो भी करता है, लेकिन ज्यादा आपको फायदा लेना है तो उसका लस्सा भी लीजिए, लस्सा युक्त खाइए, ताकि आपके जॉइंट में, आपके शरीर में कैल्शियम का जो कमी है उसको भी पूरा करे। कहते हैं ना, किसी किसी चीज का जो लस्सा होता है, जैसे भिंडी का जो हमारा लस्सा होता है वो भी हमारे लिए फायदेमंद होता है। भिंडी को कुरकुरा भुजिया बना देंगे तो वो हमारे लिए लाभकारी नहीं होगा, और वही लस्सा युक्त भिंडी खाएंगे तो वो ज्यादा कारगर होगा। तो हमें कोई भी दवा जो प्राकृतिक जो उसका गुण है, उस गुण के साथ अगर लेते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद लगता है। उसकी आदत पड़ेगी क्या दीदी? उसकी दीदी, आदत पड़ेगी। जी दादा, एलोवेरा किस समय लेना चाहिए? सुबह खाली पेट सही रहता है। ओके दीदी। उसकी आदत पड़ेगी क्या दीदी? नहीं, आदत नहीं पड़ती है। मैं अब एलोवेरा नहीं खाती हूँ, मुझको अब साल भर से ज्यादा हो गया एलोवेरा नहीं खा रही हूँ। और कितनी मात्रा में लेना चाहिए? मैं बताई ना, अभी सिर्फ कुछ भी होता है, नींबू पानी पी करके उदर स्नान की क्रिया करती हूँ। अब औषधि को नहीं लेती, घरेलू कोई औषधि सिर्फ मेरे पास रहता है। देखिए मैं अपने पास ही रखती हूँ, ये हमारी काली मिर्च मैं रखती हूँ अपने पास में, ज्यादा बोलना पड़ता है, बस इसी का सेवन हमेशा करती हूँ। और औषधि के रूप में आज के डेट में कुछ नहीं। एलोवेरा कितनी मात्रा में लेना चाहिए? 10 ग्राम दादा, 10 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है। अगर आपको गठिया का रोग है तो 10 ग्राम एलोवेरा के साथ थोड़ा सा शुद्ध घी भी डाल करके लीजिए, तो वो फायदा करेगा। 2 बार उसको लेना है, खाली पेट लेना सही रहता है। मतलब 2-3 अगर औषधि आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहला औषधि एलोवेरा लीजिए। एक और चीज पूछना है कि मेरे घर पर मैं तो बराबर लेती हूँ, लेकिन वो तीखा वाला है, कड़वा लगता है एलोवेरा, तो क्या वो सही होगा? कड़वा वाला एलोवेरा का, हाँ एलोवेरा का ना 2 रूप होता है, एक मीठा भी होता है, कड़वा होता है, जंगली भी होता है। तो जंगली नहीं लेना है, जो एक होता है मोटा मोटा पत्ता होता है, एक पतला पतला पत्ता होता है। तो मीठा वाला का तो हम लोग ये मीठा लुंजी बना करके भी खाते हैं, लेकिन ये जो कड़वा है वो नुकसान नहीं करता है, वो भी फायदा करता है, हैबिट हो जाता है। अभी तो मेरे यहाँ मीठा वाला एलोवेरा, लेकिन पहले मैं कड़वा ही यूज की थी शुरू के समय में, जो कि मुझको ज्यादा काम किया। तो कभी कभी कई लोग कहते हैं कि एलोवेरा को काट के तुरंत यूज नहीं करना चाहिए। मैं एलोवेरा का उसका छिलका छील करके उसको, उसका गुद्दा ताजा ताजा निकाल कर खाई हूँ, और मुझको वो ज्यादा काम किया। तो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, लोग अपना अनुभव बताते, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मैं जब भी एलोवेरा का सेवन की हूँ, पत्ता पेड़ पौधे में से काटी, हाथ के हाथ 10 ग्राम उसका गुद्दा को निकाली और उसको चबा कर खाई, तो वो मुझको ज्यादा काम किया। और उस समय मेरे पास कड़वा वाला एलोवेरा का पौधा था, बाद में मीठा वाला भी मिल गया। अच्छा, दे दीजिएगा तो मीठा वाला। दीदी, जाड़ों में क्यों नहीं शुरू करना चाहिए?
ये ज्यादा ठंडा होता है दादा। ये चूंकि ठंडा प्लांट होता है और इस ये हमारे कफ को बढ़ा देता है। तो जाड़ा में अगर हम शुरू करते हैं तो कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं, जो कफ प्रकृति के नहीं, जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, वो इसका सेवन कर सकते हैं। कफ वाले जो लोग होते हैं, जिनको हमेशा कफ बना रहता है, सर्दी जुकाम हमेशा रहता है, वैसे लोग जाड़ा में इसको शुरू नहीं करेंगे। तो क्या गर्म करके तो लिया जा सकता है? नहीं, गर्म करके नहीं, इसको गर्म नहीं करते हैं। आज काम इसको गर्म किए बिना ही खाना चाहिए, बस चबाए और उसको पी लिए। अगर कफ प्रकृति के लोग हैं तो इसके बाद में गुनगुना पानी पी लेंगे। दीदी मुझे और एक क्वेश्चन पूछना था। दीदी बदन में जब अकड़न आती है तो क्या करना है? बदन में अकड़न जब आती है, बदन में अकड़न जब आती है तो ये हमारे वीकनेस के कारण होता है। झुनझुनी जो आती है, अकड़न होता है। तो ऐसी अवस्था में हम आपको पहले देखिए, जांच करवाइए कि आपका हीमोग्लोबिन का पोजीशन क्या है। हीमोग्लोबिन का पोजीशन देखिए, ब्लड की जांच करवाइए, उसमें पता चलेगा ब्लड में क्या क्या आपके शरीर में क्या चीज की कमी हुई है। कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी अगर है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ट्रीटमेंट लेना होगा। क्योंकि अकड़न के कई कारण होते हैं, उस कारण के अकॉर्डिंग फिर उस पता करके आपको उसकी दवा देने से सही रहेगा। बिहार, उत्तर बिहार के पटना वाली डॉक्टर ने है। माइक को बंद कर लीजिएगा अपने।